हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु श्रीवास्तव। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पदार्थों का पृथक्करण है, यानी कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा हुआ, हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें हम पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से यानी कि छलनी द्वारा पृथक किया जाता है, यानी कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को अलग करने की विधि को ही हम लोग पृथक्करण कहते हैं। यानी कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को अलग करने की प्रक्रिया को ही हम लोग पृथक्करण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये लिखा हुआ है, यह दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। तो किस विधि से निकाला जाता है दोस्तों? ये पृथक्करण विधि से निकाला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें कौन सा बल काम करता है, तो इसमें जो बल काम करता है वो अपकेंद्रीय बल काम करता है। ठीक है दोस्तों, अपकेंद्रीय बल काम करता है। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम पदार्थों की पृथक्करण क्यों करते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पृथक्करण प्रक्रम है यहाँ पे, उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, और पृथक्कृत अवयवों को हम क्या कहते हैं। ठीक है ना, नंबर पहला देखते हैं। चावलों से पत्थरों को पृथक करना, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं भैया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चाय की पत्तियां पृथक करना, हानिकारक अवयवों अथवा अशुद्धियों को दूर करना। लेकिन यहाँ पे हम दोनों अवयवों को क्या करते हैं भैया, उपयोग करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे भी कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज को देखते हैं। यहाँ देखिएगा दोस्तों, पृथक्करण की विधियां, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, इस प्रकार के एग्जाम में ये आपके टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है किस प्रकार का ये पृथक्करण है, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ठीक है ना, आइए देखते हैं पृथक्करण की विधियां। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलाप में किया होगा। नंबर पहला, हस्त चयन विधि, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हस्त चयन विधि का उपयोग कैसे करते हैं भैया? दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाइए। अब अनाज को कागज की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज पर एक ही प्रकार के अन्य कण, देखिए ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्य कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कण को इसे पृथक करिए। इसे ही हस्त चयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों में कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती हैं। ऐसी स्थितियों में हस्त चयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि है। ठीक है ना, जो हाथों से एक दो पदार्थों को अलग अलग किया जा सके, उससे हस्त चयन विधि कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए थ्रेसिंग के बारे में हम लोग देखते हैं कि भैया थ्रेसिंग क्या होता है। ठीक है, थ्रेसिंग के बारे में समझते हैं। आपने खेत तथा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों यानी कि सूखे पौधों के गट्ठों को देखे होंगे। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखे होंगे, यहाँ देखिए, पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधों की डंडी पर अन्य कण लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठों पर लगे अन्य कणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अन्य कणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठों से अनाज को कैसे पृथक करता है, इसके विषय में आपको विचार करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, आमों तथा अमरूदों के वृक्षों से तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनकी इतनी डंडियों से तोड़ना असंभव है। अन्य कणों की उतनी डंडियों को कैसे पृथक करेंगे? तो यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कण अथवा अनाज को पृथक करने की प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि आप ध्यान रखिएगा, सूखे डंडियों से अन्य कणों
तथा अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया को हम लोग थ्रेसिंग के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है। आप लोग को ध्यान रखना, अत्यधिक जो है, अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों को डंडियों से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। आइए हम लोग दूसरा पृथक्करण की विधि देखते हैं। यहाँ पे निष्पावन, निष्पावन के बारे में हम लोग समझेंगे, निष्पावन क्या होता है, ठीक है दोस्तों। निष्पावन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से स्टार्ट है यहां पे आप देखना, ठीक है। किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने की क्रिया को पृथक करने में किया जाता है, ठीक है ना। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं भैया, निष्पावन क्रिया विधि कहते हैं। साधारणतः किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पे पूछा जाएगा कि हल्के पदार्थ को भारी पदार्थ से अलग करने की क्रिया विधि को क्या कहते हैं। तो हल्के पदार्थ से भारी पदार्थ को पृथक करने की क्रिया विधि को हम लोग निष्पावन कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे निष्पावन कहते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर बना हुआ है, आपको आराम से यहाँ पे दिख जाएगा। ये निष्पावन की क्रिया विधि है दोस्तों, ये निष्पावन, यानी कि किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर के और हल्के तथा भारी दोनों पदार्थों को एक ही साथ नीचे की ओर जब गिराते हैं तो हल्के पदार्थ अलग हो जाते हैं और भारी पदार्थ अलग हो जाते हैं, इसे ही हम लोग निष्पावन कहते हैं, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए चालन की विधि देखते हैं। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, हमें इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम छलनी यानी कि छलनी का उपयोग करते हैं, आटा डालते हैं। अब देखिए इसको हम लोग अलग कैसे करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यानी कि आटे से और चोकर को अलग करने के लिए क्या करते हैं भैया, चालन विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का प्रयोग करते हैं, चालन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यानी कि आटे से चोकर को अलग करने की विधि को चालन विधि कहते हैं, यानी कि पृथक्करण की विधि को चालन विधि कहते हैं, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं भैया। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते देखा होगा। बिल्कुल वो भी चालन विधि है, जो कि बालू को चाला जाता है, बोरंग को चाला जाता है। यहाँ पे देखिएगा ये चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अवसाधन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अवसाधन, निस्तार्थन, निस्यंदन, इन तीनों को हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिकतर यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है दोस्तों, ठीक है ना। इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्त चयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियां कैसे पृथक करते हैं। प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल के में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल। तो भैया आप जानते हैं कि धूल ही डूबेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसाधन कहते हैं। जैसे देखिए आपने क्या किया था, यानी कि एक गिलास पानी था, उस पानी में आपका गेहूं भी था और उसमें गेहूं में जो लगे थे, जो धूल कण था वो क्या भैया वो छोड़ गया, तो गेहूं आपका नीचे बैठ गया और जो धूल कण था, जो गंदा पानी था वो ऊपर आ गया। तो हम लोग पानी को अलग कर दिए, ऊपर से गिलास को टेढ़ा करके पानी को अलग कर दिए। इसे ही अवसाधन की प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि दोनों में से अलग हो जाने की प्रक्रिया को अवसाधन कहते हैं। और जब इसे अवसादी मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी से उड़ेलते हुए अलग करते, मैंने कहा कि आप गिलास को टेढ़ा करेंगे,
तब आपका पानी और जो गेहूं था, यानी कि जो ठोस पदार्थ था, दोनों अलग हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। ठीक है ना, निस्तारण कहते हैं। और दोनों प्रक्रिया को, यानी कि दोनों पदार्थों को अलग अलग गिलास में क्या करना भैया? एक चीज को नीचे बैठ जाना और एक ऊपर तैरना, तो इसे अवसादन कहते हैं। और इसी अवसादन को आराम से गिलास को टेढ़ा करके निकाल लेना, यानी कि दोनों को अलग अलग कर लेना, क्या कहलाता है भैया? निस्तारण कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन ये होता है, दूसरा ये निस्तारण है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं भैया। अरे दोस्तों, वाष्पन के बारे में समझते हैं कि वाष्पन क्या है। ठीक है, यहाँ पे वाष्पन के विषय में देखेंगे। वाष्पन को आपको डिटेल में देखना पड़ेगा भैया। यहाँ पे एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए और अच्छी तरह हिलाइए। ठीक है ना। क्या आप इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है? जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक है ना। जल को उसके वाष्प की प्रक्रिया में, यानी कि उसको जलवाष्प बनाने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन प्रक्रिया कहते हैं। जहां पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। ध्यान रखिएगा, जहां पर जल होता है, जैसे तालाब में जल होता है, समुद्र में जल होता है, आपके घरों में जल होता है, पेड़ पौधों में जल होता है, तो ये वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है भैया? जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होता रहता है, यानी कि वाष्पीकरण होता रहता है। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, इसके विषय में हम लोग को डिस्कस कर लेते हैं। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों को में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बैठ जाता है। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया। तब यह ध्यान रखिए आप लोग, जैसे समुद्र के किनारे आप एक गड्ढा को खोद करके उसमें समुद्र के जल को भर देते हैं, तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है जल पर, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जल वहां से उड़ जाता है, जो कि नीचे आपका नमक जो होता है, यानी कि जो NaCl होता है, वो नीचे क्या होता है भैया? नीचे बैठ जाता है। तब उसका जो है शुद्धिकरण करके उसका उपयोग हम खाने में करते हैं। ठीक है ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। आइए पृथक्करण की एक और विधि देखते हैं भैया। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग कैसे करते हैं भैया? यहाँ पे हम लोग दूसरी विधि का उपयोग देखते हैं। यहाँ पे कौन सी विधि है ये? आप लोग ये वाष्पन तथा संघनन, यहाँ पे संघनन विधि, वाष्पन तथा संघनन विधि को हम लोग देखेंगे। एक दाब नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। ठीक है ना। जलवाष्प में उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जलवाष्प से द्रव में बनने की प्रक्रिया को, सीधा क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि संघनन क्या होता है भैया? तो जलवाष्प से, देखिए, जलवाष्प से द्रव बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं भैया? जलवाष्प द्रव बनने की प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि जलवाष्प से द्रव बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जलवाष्प द्रव बनने की प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा में घोल बना सकता है? आइए हम लोग देखते हैं भैया। पदार्थ का जो घोल बनता है उसकी मात्रा क्या होती है, कितना मिलाना चाहिए, कितना नहीं मिलाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। देखिए, इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा ग्लास, 1 चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए। 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक बिलोड़ित कीजिए, यानी कि मतलब मिलाइए कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से घुल न जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति बिलोड़ित कीजिए। इस प्रकार बिलोड़ित का मतलब मिलाइए, यानी कि घोलिए। एक चम्मच करके नमक मिलाते अथवा बिलोड़ित करते रहिए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अबले नमक बच जाता है, अब बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि
अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। भैया आप ध्यान रखिएगा, संतृप्त विलयन कब होता है? जब हम नमक को घोलते जाते हैं और जब वो नमक क्या होता है भैया, नीचे बच जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। यानी कि दोबारा उसमें और उससे अधिक क्या भैया न घुल पाए, नमक विलयन ना हो पाए, तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है ना। आप लोग जानते हैं विलेय तथा विलायक। विलेय पदार्थ किसे कहते हैं? जब एक गिलास जल में आप नमक की थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं तो उसे विलेय पदार्थ कहते हैं, और जो गिलास में जल होता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लें एक गिलास आपके पास है और इसमें आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो इस पानी को हम लोग विलायक कहते हैं। ठीक है। यानी कि जिसमें पदार्थ को घोला जाता है वो विलायक होता है, और जो पदार्थ घोला जाता है, जैसे यहाँ पे नमक घोला गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग विलेय कहते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। तो संतृप्त असंतृप्त समझ गए भैया। असंतृप्त विलयन क्या होता है? असंतृप्त विलयन वह होता है कि जब जल में नमक को घोलते हैं तो नमक पूरा का पूरा विलयन बन जाता है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। और जब जल में नमक को हम लोग घोलते हैं 2 चम्मच 5 चम्मच, जब नमक का घुलना बंद हो जाता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आइए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया यहाँ पे कुछ चीजें दिए हुए हैं 3.2 में। जल में घुलने वाले पदार्थ की मात्रा, चम्मचों की संख्या, यहाँ पे कितना चम्मच आप बोले थे इसको लिख दीजिएगा। देखिए हम लोग मंथन को पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या क्या प्रमुख शब्द क्या क्या इसमें है? मंथन है, संग्रहण है, निस्तारण है, वाष्पन है, निस्यंदन है, हस्तचयन है। ठीक है। असंतृप्त विलयन है, अवसादन है, चालन है, विलयन है, थ्रेसिंग है, निस्वापन। यानी कि इसमें से जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सभी लोग हम सब लोग इसको क्या कर चुके हैं भैया, पढ़ चुके हैं। आइए इसका सारांश देखते हैं। सारांश क्या भैया? सारांश इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग जानते ही हैं। हस्तचयन, निस्वापन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियां हैं। अनाज से भूसा तथा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी कि अनाज से भूसा तथा पत्थरों को हस्तचयन के द्वारा अलग कर सकते हैं। भूसा अनाज से भारी बीजों से निस्वापन विधि के द्वारा पृथक करते हैं भैया। भूसा अनाज के भारी बीजों से निस्वापन विधि, यानी कि जो निस्वापन यानी कि ऊपर खड़े होकर के और नीचे की तरफ गिराते हैं। भारी पदार्थ और हल्का पदार्थ अलग अलग हो जाता है, उसे निष्पावन कहते हैं। ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा। देखिए किसी मिश्रण के कणों की आमाप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण किया जाता है। और देखिए यहाँ पे देखते हैं रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कड़तली में बैठ जाती है और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जाता है भैया। ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट दिया हुआ है। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के रूप में पृथक किया जाता है। किसी द्रव में उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्प की विधि का उपयोग द्रव में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके उस पदार्थ को संतृप्त विलयन कहते हैं। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने और उसमें अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। देखिए जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। ठीक है ना, जिससे हम विलायक कहते हैं। ये आप लोग जान ही सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक्सरसाइज दिया हुआ है, ये आप लोग खुद से करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, खुद से बनाइएगा। चैप्टर को दोबारा पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों। और आपको और भी किसी प्रकार का वीडियो देखना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच।